वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि पंडित गौरीदत्त शर्मा का है। हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में लगा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास बताते हैं। यह 1870 में मेरठ के लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था। पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास जो है 35 पृष्ठों में समाहित एक लघु उपन्यास है। हिंदी के प्रथम उपन्यास में मतभेद में गिना जाता है कि इसको हम पहला उपन्यास माने या जो दूसरा उपन्यास है परीक्षा गुरु उसको। पंडित गौरीदत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और जरूरतों को रेखांकित कर दिया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोषों को रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी हैं। पंडित गौरी दत्त ने अपनी इस कृति में स्पष्ट किया है कि वे इसका प्रवचन स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं। वे यह भी लिखते हैं, मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। ये जो कोटेशन है, ये जो लाइन है, ये एक्चुअली इनकी भूमिका से ली गई है। आगे भूमिका भी आएगी। इसमें बनिया परिवार की पृष्ठभूमि कथा द्वारा कही गई है। उपन्यास में भूमिका परिवार का रहन सहन, समाज, रीति रिवाज, ये सब बताया गया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब मैं आपको पुरुष और स्त्री पात्रों के बारे में बता देती हूँ। लाला सर्वसुख मेरठ का अग्रवाल बनिया है। उसके वैसे उसके 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। तो दोनों बेटों का पहले लेते हैं हम परिचय। बड़ा बेटा दौलत राम पिता के व्यवसाय में सहयोग करता है। उसके 2 बच्चे हैं, मुलिया और कन्हैया, एक लड़का एक लड़की है। छोटे लाल सरसुख का छोटा बेटा रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है। नन्हे और मोहन 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की वाइफ का नाम है ज्ञानो, जो कि अनपढ़ है और स्वभाव से झगड़ालू प्रवृत्ति की है। छोटे बेटे की वाइफ है आनंदी, जो कि देवरानी है, शिक्षित है, गुणवान है, पढ़ी लिखी है, विवेकशील है। पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी है, जिसकी शादी दिल्ली में हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि लाला सर्वसुख की जो बड़ी बेटी है उनका क्या नाम है, उनकी शादी कहाँ हुई है, तो दिल्ली में हुई है। सुखदेई सरसुख की छोटी बेटी है। गौड़ पात्र है शिवदयाल वंशीधर कचाड़ी, झानचंद डूंगर, तहसीलदार राम प्रसाद गंगा राम, भगवान दई, दिल्ली पांडे, मिश्रानी, मुंशी टिकट नारायण, हर सहायक कचली, लाला दीनदयाल किरपी बाल विधवा है, लाला मुलाकी दास मदरसे में नौकर हैं, झल्ला भल्ला। अब इसमें जो इस उपन्यास में अगर समस्या बताई गई तो उसके साथ समाधान भी दिखाया गया है। इसमें डॉक्टरों को दिखाने के बजाय लोग झाड़ फूक पहले करवाते हैं, फिर कहीं ना कहीं जब सीरियस बात होती है डॉक्टर के पास जाते हैं। दुख समस्या के बीच देवरानी द्वारा आदर्श सेना का आदर्श प्रस्तुत करना, पिता द्वारा कहलवाए जाना, ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं हैं, सब काम किए जाती हैं, लोक मुहावरों का यथा स्थान उचित प्रयोग, पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, देवरानी जेठानी की जो कहानी है ये उस उपन्यास की भूमिका है, और भूमिका से क्वेश्चन आता ही आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पंडित गौरीदत्त शर्मा के बारे में ऊपर जो स्लाइड है इसमें देख लेते क्या है। यह हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870 और परीक्षा गुरु 1882 का है। विद्वानों में यही मतभेद है कि पहला उपन्यास इसको माने कि इसको माने, प्रथम उपन्यास। जहां डॉक्टर नगेंद्र और निर्मला जैन सहित विद्वानों ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है, वहीं डॉक्टर गंगो प्रसाद राय, डॉक्टर पुष्पपाल सिंह आदि ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास होने का गौरव प्रदान किया है। हिंदी उपन्यास कोश 1870 से 1990 के कोशाकारों संतोष गोयल, ऊषा कस्तूरिया और उमेश नागर ने भी देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास अपनाते हुए कोश की शुरुआत देवरानी जेठानी के प्रकाशन 1870 में माना है। हम लिखते समय लाला, इसमें थोड़ा सा ये ना है, मिटा हुआ है।
तो परीक्षा गुरु भी शीघ्र ही प्रस्तुत हो गया था। लाला श्रीनिवास का जो उपन्यास है वो भी आ गया था, जिसका उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी साहित्य का जो इनका इतिहास जो पुस्तक है उसमें किया हुआ है। चलिए अब हम इसकी भूमिका को पढ़ते हैं। स्त्रियों को, और एक चीज आप याद रखिए, भूमिका शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि भूमिका से क्वेश्चन आता ही आता है, उपन्यास से भी आता है, भूमिका से जरूर पूछी जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। स्त्रियों को पढ़ने लिखने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं वह अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे। जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्रियों की बोली और पुरुषों की बोली पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुष की बोली या पुरुष स्त्री की उसकी नाम कहते हैं, इस कारण मैंने पुस्तक में स्त्रियों की बोलचाल, वही शब्द जहाँ जैसे आया है, लिखे हैं। यह सब बोली है जो इस जिले के बनिए के कुटुंब में स्त्री पुरुष का लड़के बोलते चलते हैं। संस्कृत के बहुत से शब्द और पुस्तकें जैसे इसलिए नहीं लिखे कि वे कोई हित से पढ़ना और सुनना ना है। इस पुस्तक में यह भी दर्शाया गया है कि इस देश के बनिए जन्म मरण विवाहित में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या फर्क होता है, अंतर दिखाया गया है। बालकों का पालन पोषण किस प्रकार होता है, किस प्रकार होना चाहिए, स्त्रियों की माया किस किस काम में, स्त्री को जो समय है वो किन किन कामों में व्यतीत होता है और क्या करना उचित होता है। पढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उसमें क्या हानि होती है या क्या लाभ होता है, पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है तो उसमें क्या लाभ। ये इनका सिंपल ये है कि अगर अनपढ़ स्त्री किसी को काम को करती है तो उसमें क्या हानि है, और पढ़ी लिखी स्त्री अगर किसी काम को करती है उसमें क्या लाभ होता है। स्त्रियों की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गई, मैंने खोज कर सब लिख दी है। इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसे आजकल स्त्रियों के घरों में हो रहा है। बड़ा व्याकरण भी, और ये देखिए लाइन थोड़ी ना मुझे ठीक नहीं लग रही है, यहाँ तक कि आप लिखिए कि ये स्त्रियों के घरों में हो रहा है वो चीजें लिखी है। बाकी इसमें मैं एक चीज बताऊंगी कि एक कोटेशन जो इसमें पूछा जाता पंडित गौरीदत्त का इस उपन्यास में, वो इतना ही इम्पोर्टेंट है। दया उनकी मुझ पर अधिक चित्त से, जो मेरी कहानी पढ़ी चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में देवे वही। दया से, कृपा से, क्षमा से, रीति से, छिपाए बुरों को भले प्रीति से। पंडित गौरीदत्त शर्मा। ये इम्पोर्टेंट, बहुत, ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भूमिका में सिर्फ यही एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन जो पूछा जाता है। आगे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो भूमिका की जो मुख्य बातें हैं वो भी मैंने इसमें इस स्लाइड में ऐड कर दी है। तो आप मान लीजिए किसी के पास टाइम नहीं है भूमिका पढ़ने की, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन ही पढ़ लीजिए। लेखक ने यह कहानी स्त्रियों के पढ़ने पढ़ाने और उनके हित में लिखी है। स्त्री पुरुष दोनों इस पुस्तक को पढ़कर प्रसन्न होंगे और लाभ उठाएंगे। भाषा शैली, स्त्रियों की भाषा, स्त्रियों की बोली, पुरुषों की बोली भाषा लिखी गई है, पाठक आसानी से समझ सकते हैं। संस्कृत के कठिन शब्द जानबूझकर नहीं लिए गए हैं, क्योंकि ना तो उनको पढ़ने में सहजता होती है ना सुनने में। बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। जन्म मरण विवाह संस्कार, स्त्रियों के कार्य, बच्चों का पालन पोषण, ये सब बातें विस्तार से बताई गई है इसमें। पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों में अंतर स्पष्ट किया गया है। शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया है। अनपढ़ स्त्री के कार्य करने से होने वाली हानि और पढ़ी लिखी स्त्री के कार्य करने से होने वाले लाभ को भी समझाया गया है। प्रस्तुत कथा बनिया परिवारों की यथार्थ जीवन के बिल्कुल समान है। इस पुस्तक को M. केसमन साहिब, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने पसंद किया है, प्रकाशन की अनुमति दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के द्वारा पंडित गौरी दत्त को 100 रुपए का पुरस्कार भी प्रदान किया गया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लिया जा सकता है कि इस उपन्यास में पंडित गौरी दत्त को कितने रुपए का पुरस्कार मिला था, तो 100 रुपए का मिला था। और किसके द्वारा मिला था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के द्वारा मिला था। भूमिका से महत्वपूर्ण उदाहरण जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने
इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और लाभ उठाएंगे। इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसे आजकल बनियों के घरों में हो रहा है। बाल बराबर भी अंतर नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप देख लीजिएगा। बाकी परीक्षा की दृष्टि से अगर हम महत्व देखें क्या है, भूमिका से उपन्यास के उद्देश्य, दृष्टिकोण, भाषा शैली, सामाजिक चेतना का ज्ञान होता है। स्त्री शिक्षा, यथार्थवाद, लोक भाषा और सामाजिक सुधार भूमिका के मुख्य आधार है। यह भूमिका स्वयं इस उपन्यास को सामाजिक सुधारवादी उपन्यास सिद्ध करती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, इसमें उपन्यास की विशेषता बताई गई है। स्त्री शिक्षा का समर्थन है, सामाजिक सुधार की भावना है, संयुक्त परिवार का चित्रण किया गया है, समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत किया गया है, यथार्थवादी जीवन चित्रण है, सरल और रोचक भाषा शैली है इसकी। सामाजिक चेतना और संदेश क्या है इस उपन्यास में उस समय की अनेक सामाजिक समस्याओं को उठाकर सुधार का संदेश दिया गया है। स्त्री शिक्षा का समर्थन किया गया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि शिक्षित स्त्री परिवार और समाज दोनों के लिए उपयोगी है। बाल विवाह पर भी इसमें बात की गई है। उपन्यास में परिपक्व आयु में विवाह के लाभ बताए गए हैं। कम आयु में विवाह के दुष्परिणामों की ओर भी संकेत किया गया है। पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है। विधवा विवाह को गलत नहीं बताया गया है। इसमें अंधविश्वास का विरोध किया गया है। धर्म के नाम पर जो किया जाता है झाड़ फूक टोटके, इन सब का। पारिवारिक आदर्श का प्रतिपादन, परस्पर प्रेम, त्याग, सहयोग, कर्तव्य पालन, बड़ों का सम्मान, आदर्श पारिवारिक मूल्यों पर बल दिया गया है। ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं है, सब काम किए जाती हैं। ये आनंदी के पिता के द्वारा कहलवाई जाती है। दूसरा, इसमें भाषा शैली की विशेषताओं पर भी बल दिया गया है जो कि सरल और सहज है, आसानी से समझ में आती है। बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। लेखक ने स्त्रियों की बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है जिससे यह पुस्तक स्त्री समाज के लिए अधिक उपयोगी और समझने योग्य बनी है। संस्कृत निष्ठ कठिन शब्दों से परहेज है, जो कि मैंने इसकी भूमिका में ही बता दिया है। और भूमिका में जो भी इंपॉर्टेंट लाइन थे वो भी एक अलग से स्लाइड में रखा है, तो उसमें ये चीज है। संवाद शैली में बात कही गई है। मुहावरों लोकोक्तियों का प्रयोग भी हुआ है जो कि भूमिका से ही पता चलता है। लोक भाषा का प्रभाव है। मेरठ उसके आसपास के क्षेत्र की जो लोक भाषा है उसका प्रभाव देखा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। प्रमुख गद्य रचनाएं एवं विधाएं। उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870 और गिरिजा 1904 का अनुवादित है। देवनागरी और शैक्षणिक गद्य, नागरी सी अक्षर दीपिका, नागरी की गुप्त वार्ता, लिपि बोधिनी, गौरी नागरी कोश। सामाजिक वैचारिक लेख है। नागरी और उर्दू का स्वांग। पत्र संपादन है इनका देवनागरी गजट, नागरी पत्रिका और देवनागरी प्रचारक 1892। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। अब देखिए इस कहानी में ये जो उपन्यास है इसका पूरा मैं सारांश अगर आपको बता दूं तो उपन्यास एक अग्रवाल बनिया को प्रस्तुत करता हुआ आगे बढ़ता है। सर्वसुख बनिया जो कि परिवार का मुखिया है, यह परिवार मेरठ का सुखी संपन्न समृद्ध परिवार है। सर्वसुख के दो बेटे हैं, दौलत राम और छोटे लाल। माता पिता की मृत्यु होने की वजह से इनका पालन पोषण चाचा ने किया। सर्वसुख पहले गलियों में घूम घूम कर फेरी लगाते थे, लेकिन बाद में परचून की दुकान खोल ली जो चल निकली। सर्वसुख की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम है पार्वती जिसकी शादी दिल्ली में हुई है। छोटी बेटी सुखदेई है। बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी ज्ञानो है, अनपढ़ है, लालची स्वार्थी है, मोहल्ले में अपनी देवरानी और सास की आलोचना करती है। जबकि छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी आनंदी अत्यंत संस्कारी, पढ़ी लिखी, समझदार है। घर की चिट्ठी लिखने पढ़ने का कार्य भी करती है। बाल विवाह का प्रचलन होने के बावजूद भी छोटे लाल और पत्नी आनंदी अपने पुत्रों का बाल विवाह नहीं करते हैं, जो कि इस उपन्यास में बोला गया है। बाल विवाह का समर्थन नहीं किया गया है। उपन्यास परिवार की समस्याओं को प्रदर्शित करता हुआ आगे बढ़ता है। दौलत राम को एक बेटा है, छोटे लाल के दो बेटे हैं, नन्हे मोहन। उपन्यास के अंत में परिवार की स्थिति को दर्शाया गया है, जहां संपत्ति का बंटवारा होता है। दौलत राम के हिस्से में दुकान, छोटी लाल के हिस्से में हवेली आती है, परंतु संतुष्टि न होने पर हवेली का आधा हिस्सा भी दौलत राम ले जाता है। हवेली से जाते हुए उसकी बड़ी बहू जो कि
झगड़ालू स्वभाव की है। दो खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी अपने साथ ले जाती है। उपन्यास परिवार की समस्याओं के चलते सर्वसुख के परिवार का विखंडन हो जाता है, जहां दौलत राम अपनी बहू को लेकर अलग हो जाता है। उपन्यास के अंत में स्वार्थ की स्थिति को दर्शाया गया है, जहां संपत्ति का बंटवारा होता है। दौलत राम के हिस्से में दुकान, छोटे लाल के हिस्से में हवेली आती है। संतुष्ट न होने पर इसमें आगे बताया गया है खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी ले जाते हैं। ठीक है, तो ये इस उपन्यास का एक पूरा सारांश है जो कि मैंने इस स्लाइड में रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देवरानी जेठानी कहानी के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। जैसे उपन्यास में सामाजिक पारिवारिक स्थिति का भलीभांति चित्रण किया गया है। पारिवारिक विघटन और घर के बंटवारों का वर्णन है। तीसरा पॉइंट यह है कि बाल विवाह, अनमेल विवाह का भी चित्रण है। विधवाओं की दशा का भी चित्रण किया गया है, परंतु विधवा विवाह का समर्थन दबी जुबान से ही करता है। आप ये समझ लीजिए, इस उपन्यास में ना आप खुलकर वो टाइम ऐसा था, 1870 का टाइम है, उस टाइम में ऐसा नहीं था कि आप खुलकर विधवा विवाह का समर्थन करें। हाँ, थोड़ा जैसे दबी जुबान का मतलब है कि आप एकदम खुलकर नहीं, बट कहीं ना कहीं आप उस बात में हामी भर रहे हो कि हाँ, ये चीज़ भी होनी चाहिए। स्त्री शिक्षा का चित्रण है। फिजूल खर्ची का भी चित्रण है। स्त्रियों की आभूषण प्रियता का भी चित्रण है। वृद्ध की समस्या, बहुओं की समस्या, इसका भी चित्रण किया गया है। अब कहानी के जो महत्वपूर्ण कथन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कथनों को देखकर पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा है, तो मैंने ये भी इसमें रखा है। पुरोहित कहता है यह लड़का बड़ा बुद्धिमान भाग्यशाली होगा, क्योंकि इसके छिदे दांत हैं, चौड़ा माथा और हंसमुख है। ज्ञानो है। भगवान उतने बैरी यहाँ भी चैन नहीं देते। लाला सर्वसुख जी, मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती जैसे और हमारे बनिए हाट हवेली गिरवी रखे या दुकान में से 1000-2000 रुपए बड़ी कठिनाई से पैदा किए विवाह में लगाकर बिगड़ जाते हैं। छोटे लाला जी, अब तुम बैठ के भगवान का भजन करो और इस जगत की माया मोह को छोड़ो। लाला सर्वसुख, हमारी वह कहावत है, दांत घिसे और खुर घिसे पीठ बोझा न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूसा दे। सुखदेव की माँ, तुम दौलत राम की सगाई रख लो। आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता और रुपया पैसा हाथ का मैल है, आगे लौंडे का भाग। ज्ञानो बड़ी बहू, इसमें ज्ञानो है तो ज्ञानी नाम हो गया है। बहन जिस पे जैसी आती होगी वैसी करेगी, और यह मेरी देवरानी बड़ी खोट और चुप चोटी है। मेरा देवर तर चीजें लावे, दोनों खसम जोरू खावे, किसी को एक चीज भी न दिखलावे। छोटी बहू, तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाई के सामने तो बोली ठाली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी है। ज्ञानों से ही। सास ने कहा, मैं क्या कहूँ, हमारी कहावत है कि अपना मरण जगत की हंसी। सब सुख बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठड़े मारेंगे, मतलब मजे लेंगे। फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई थी तो उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो यह कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बटा लगाया और घर तेरा कर दिया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कथन है जो कि आप लोग इसे जरूर पढ़ लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक मिनट में देखो जरा। हाँ, अब हम करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखिए, देवरानी जेठानी की कहानी के लेखक कौन है? पंडित गौरीदत्त शर्मा है। देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1870 में हुआ था। उपन्यास कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो मेरठ के लियो प्रेस से हुआ था। देवरानी जेठानी की कहानी किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक शिक्षाप्रद लघु उपन्यास है। 35 पृष्ठों का छोटा ही उपन्यास है। उपन्यास के मुख्य पात्र कौन कौन है? लाला सर्वसुख, दौलत राम, छोटे लाल, ज्ञानो जेठानी है, आनंदी देवरानी है। लाला सर्वसुख कौन है? मेरठ के अपार धन संपत्ति वाले बनिया। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। जेठानी ज्ञानो का चरित्र कैसा है? अनपढ़, झगड़ालू और रूढ़िवादी। आनंदी
देवरानी का चरित्र कैसा है? शिक्षित, विवेकशील, व्यवहार कुशल और गुणवान। उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्त्री शिक्षा का प्रचार और सामाजिक सुधार। उपन्यास की कथा किस परिवार पर आधारित है? मेरठ के एक बनिया परिवार पर। लेखक ने भूमिका में क्या लिखा है? मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें एक जो क्या कहते हैं कि जो पैरा आया है छोटा सा, मेरी कहानी जो पढ़े चित से, ये जो है इसको आप जरूर देख लेना। एक्चुअली जो भूमिका को मैंने भूमिका पढ़ाने के बाद एक अलग से भूमिका में जो महत्वपूर्ण तथ्य आए हैं उनको जरूर देख लेना। दूसरा है, लेखक के अनुसार इस पुस्तक से किसे लाभ होगा? स्त्री और पुरुष दोनों को। उपन्यास का प्रमुख संदेश क्या है? स्त्री शिक्षित स्त्री परिवार और समाज के लिए आवश्यक है। दूसरी स्लाइड पर हम आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। उपन्यास में किसका समर्थन किया गया है? स्त्री शिक्षा और पुनर्विवाह का। उपन्यास में किसका विरोध किया गया? अंधविश्वास, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियों का। उपन्यास में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? सरल बोलचाल और लोक भाषा का। आनंदी के पिता का प्रसिद्ध कथन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं है, सब काम किए जाती हैं। उपन्यास की विशेषता क्या है? समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास में लोक भाषा के साथ किसका प्रयोग हुआ है? मुहावरों और लोकोक्तियों का। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? डॉक्टर गोपाल राय ने, कई विद्वानों के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इसमें जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 5 क्वेश्चन मैंने वही रखे हैं, जैसे कि इस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था देवरानी जेठानी का? तो 1870 में। उपन्यास की शिक्षित नायिका कौन है? आनंदी। उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्त्री शिक्षा और सामाजिक सुधार। देवरानी जेठानी की कहानी किस नगर की पृष्ठभूमि पर आधारित है? मेरठ। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को क्या माना है? हिंदी का प्रथम उपन्यास। देखिए, हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, बट मैंने ऐड किया है, आप इसको देख लीजिएगा। और मैं इतना बोल सकती हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन इसमें बनाए हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसमें छोटा सा उपन्यास है, मैंने पूरा उपन्यास पढ़ा हुआ है, तो उसी के बेस पर मैंने क्वेश्चन बनाए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप इसकी भूमिका देख लीजिएगा, जो उसमें महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। अगर किसी को भूमिका पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप बस वो महत्वपूर्ण तथ्य देख के चली जाइएगा भूमिका के, वही उससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको पूरी भूमिका भी पढ़ने की जरूरत है। जो वो इस स्लाइड में मैंने भूमिका के महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं वही पढ़ लो, बस इतना ही काफ़ी है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मेरे चैनल को पक्के से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो को देखने के लिए।